Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 29 अप्रैल 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है थार डेजर्ट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स पे पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रेफरेंस में आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये एनबीएफसी हैं, ये भारत सरकार द्वारा जो सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है उसको खरीद नहीं सकती, उसमें शामिल नहीं हो सकती। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बात क्या हो रही है, डीआरडीओ एक सीक्रेट वेपन बना रहा है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है कि सीक्रेट वेपन नहीं कहलाया जा सकता है ना। तो बात हो रही है यहाँ पर दुर्गा 2 नाम के वेपन की। तो दुर्गा 2 वेपन है क्या दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले भी ये न्यूज़ में था, शायद फरवरी या जनवरी में न्यूज़ में था, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अभी और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो दुर्गा 2 वेपन है एक प्रकार का लेज़र वेपन है। इस तरीके से यहाँ पर इसमें से एक लेज़र निकलेगी और वो जो लेज़र है वो दुश्मन के आते हुए रॉकेट को ख़त्म कर देगी। ये यहाँ पर इस पूरे वेपन का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ डीआरडीओ, यहाँ पे बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने कि दुर्गा 2 जो वेपन है दोस्तों उसका डेमो वगैरह टेस्ट किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा दुर्गा 2 केवल शॉर्ट फॉर्म ये नाम नहीं है, दुर्गा 2 की अपने आप में एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये पूरा सिस्टम दोस्तों यहाँ पर दुर्गा 2 कहलाता है। दुर्गा 2 में ये ताकत है कि ये क्या कर सकता है, हमारे टारगेट को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है एक लेज़र के माध्यम से, माइक्रोवेव या एक लेज़र बीम के माध्यम से। आपने सुना होगा इजराइल का लेज़र बीम के बारे में। तो ऐसे लेज़र वाले जो वेपन्स हैं वो कई सारी कंट्रीज़ के साथ में प्रेजेंट हैं आज के समय पर। हाँ वैसे भी उस लिस्ट में बहुत कम कंट्रीज आती हैं, अगर मैं बताऊं तो अभी भी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है हर एक देश के पास में नहीं है, बहुत कम ही देश प्रेजेंट हैं। तो इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर इसको पूरी तरह से टेस्ट कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं। और इस लेज़र वेपन के अपने आप में बहुत सारे एडवांटेजेस यानी फ़ायदे हमको नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल वेपन्स। बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से ये चल सकता है, प्लस यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू नहीं आएगा, एटमॉस्फेरिक इशू नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर सटीक तरीके से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये भी यहाँ पर आपको इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज नज़र आएगा। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय पर दोस्तों जो वॉर होंगी उनका पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो अलग ही होने वाला है ना। तो फ्यूचर वॉर को जीतने के लिए इस प्रकार के जो एसेंशियल वेपन्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें। ये लेज़र वेपन्स हैं जो दुश्मन के आते हुए रॉकेट को हवा में मारकर गिरा सकता है। और दोस्तों बताया गया है कई सारी रिपोर्ट्स में इस लेज़र वेपन को चलाने का जो खर्चा है ना वो बहुत ही मिनिमम है, $3 के आसपास, बहुत ज़्यादा मिनिमम। और दुश्मन की मिसाइल कई हज़ारों डॉलर्स की हो सकती है, उसको यहाँ पर ये जो लेज़र वेपन है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर लेज़र वेपन दुर्गा 2 के अंदर में प्रेजेंट करवाई गई हैं। अब रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कुछ और भी कंट्रीज़ हमारे दुनिया में प्रेजेंट है जिनके पास में ऑलरेडी इस प्रकार का वेपन देखने को मिलता है। और उन कंट्रीज़ में सबसे पहले है रशिया, देन है फ्रांस, देन जर्मनी, देन यूनाइटेड किंगडम, देन इजराइल एंड देन चाइना। ये कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी यहाँ पर इस वेपन सिस्टम के साथ में। तो यहाँ पर जल्द ही इंडिया का नाम भी होगा जो अपने दुर्गा 2 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जल्द ही सामने लेकर आएगा।
चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। क्या बात हो रही है, तो इंडिया और चाइना के व्यापार के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हो। बात यह है कि भारत और चाइना के बीच में बहुत सारा व्यापार होता है, और उस व्यापार में जो घाटा है वो इंडिया लंबे समय से फेस कर रहा है। घाटा इन द सेंस आप कह सकते हो कि हम जो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम है, और चाइना से जो खरीद रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो इंडिया का इंपोर्ट है फ्रॉम चाइना, तो दोस्तों यहाँ पर ये बढ़ चुका है 101 बिलियन यूएस डॉलर्स का। 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है ये अमाउंट। इतने अमाउंट का तो हम चाइना से केवल इंपोर्ट कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर भारत की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है चाइना के ऊपर, वो किस लेवल पर है अभी भी। और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ऐसे ही थमा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए था कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारा। नहीं, एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत कम हो रहा है लंबे समय से, और वहीं पर थमा हुआ है। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना को आज भी नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स के अंदर बताया है। अब सवाल यह है, रिपोर्ट लाया कौन है? तो वो है GTRI, दैट इज ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इनका कहना यह है कि साल 2023-24 में इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो 101 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है, जबकि 2017-18 या 2018-19 को स्पेशली देखें तो उस समय पर 70 बिलियन डॉलर का था। यानी 70 बिलियन डॉलर का हम उस समय पर इंपोर्ट कर रहे थे, वो बढ़कर 101 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया। और आने वाले समय पर यह इंपोर्ट और भी इंक्रीज हो सकता है, ऐसे भी यहाँ पर जो आशा है वो देखने को मिल रही है। और ये दोस्तों पिछले 15 सालों में कह सकते हो 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है इंपोर्ट भारत का चाइना से। अब सवाल यह है, इस इंपोर्ट में हम खरीद क्या रहे हैं, चाइना से क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं? चाइना भारत के लिए 8 मेजर इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा सप्लायर है। और उन 8 मेजर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इसमें आपकी मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हम लोग बहुत सारा जो इंपोर्ट है चाइना से करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उसको हम नहीं भूल सकते, अभी भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट्स में खुद बोला गया है जो ये डिपेंडेंसी है दोस्तों, ये एक चिंता का विषय डेफिनेटली है। ऐसा क्यों, आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस अगर हम देखें पिछले कुछ समय से, तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। चाइना को ऐसा एनिमी कंट्री देखा जा रहा है इंडिया के लिए, बट इस समय पर इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो भी इंडिया की डिपेंडेंसी व्यापार को लेकर चाइना पर बहुत ज़्यादा है। फिर ये जो टेबल आप अपने सामने देख रहे हो दोस्तों, ये टेबल क्या बोलती है? टेबल में यहाँ पर कुछ कमोडिटीज़ दिए गए हैं, यानी चाइना से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, उस पर 43.9% का चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। चाइना का शेयर हमारे इंपोर्ट में 43.9% है। मशीनरी में 39.7%, टेक्सटाइल में 38%, केमिकल्स में 26%, ऑटोमोबाइल में 26% अगेन। तो यहाँ पर यह लिस्ट बताती है कि चाइना का शेयर इंपोर्ट के अंदर में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा यहाँ पर अभी भी हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है। और वैसे अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो साल 2023-24 में दोस्तों हमारा जो टोटल इंपोर्ट हुआ है, केवल चाइना से नहीं, पूरे दुनिया भर से हमने जितना भी कुछ खरीदा है वो सब 677.2 बिलियन डॉलर्स का खरीदा। कितना? 677.2 बिलियन डॉलर्स। इतने अमाउंट का दुनिया भर से हमने व्यापार किया, दुनिया भर से स्पेशली सामान खरीदा। और अगर आप इसका निकालना चाहो तो इसमें से 15%, आप इमेजिन करो, 15% मतलब 101 बिलियन डॉलर का तो केवल और केवल हमने चाइना से ही माल खरीदा है, इंपोर्ट किया है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ये एक्सट्रीम डिपेंडेंसी है। इसके ऊपर थोड़ा हमें सोचना होगा। समझ गए? आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है, इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल के बारे में समझ में आ चुका है। लेकिन बात यहाँ पर केवल इतने में ही समाप्त नहीं होती है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, तो आपको इस न्यूज़ आर्टिकल के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी पता होनी चाहिए। स्पेशली कुछ बेसिक फैक्ट्स, डेटा पता होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, अब रियल इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा, रीज़न पता चलेगा, फैक्टर्स क्या हैं वो पता चलेंगे, जिसके बेसिस पर आज मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है जो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो उसको भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये तो हमने 2023-24 की बात की, यानी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख लिया हम लोगों ने अभी इस वाले आर्टिकल में। अब चलिए थोड़ा सा पुरानी बात भी कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ा पुराना इन्फॉर्मेशन देखें तो जो इंडिया का इंपोर्ट है चाइना से 2021-22 में, ये उस समय पर भी ज़्यादा था। कोविड के लेवल से, कोविड से जो पहले इंपोर्ट हो रहा था उससे भी ज़्यादा हो गया था 2021-22 में। और इंडिया का जो इंपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स लगातार टूटते चले जा रहे थे, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूएई हमारे लिए सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट था, बट चाइना फिर भी नंबर 1 था, और आज भी चाइना नंबर 1 इंपोर्ट सोर्स बना हुआ है इंडिया के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यूएई वगैरह या कुछ अरब कंट्रीज को देखें तो मैक्सिमम उनसे हम लोग ऑयल परचेज करते हैं, जो कच्चा तेल है वो परचेज करते हैं। जबकि चाइना का जो डोमिनेंस है दोस्तों, वो हमारा नॉन ऑयल मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स के ऊपर है। जो चाइना के ऊपर निर्भरता है वो नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। वहां पे हम चाइना से कोई कच्चा तेल थोड़ी ना खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकल, फार्मास्यूटिकल, ये सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। तो आज भी इंडिया जो प्राइमरीली सबसे पहले जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें, जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक आइटम्स, ये सब चाइना से आ रहा है। और ये सब आइटम्स को हम देखेंगे तो इंडिया का जो इंपोर्ट है इन सब आइटम्स के मामले में 70% इंपोर्ट केवल चाइना से हो रहा है। अब सवाल यह है कि केवल इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है यार, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे क्या? हम कुछ भी नहीं बेचते चाइना को? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना में, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ा है। बट वो धीरे धीरे बढ़ा है दोस्तों, उसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो है, जबकि इंपोर्ट का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें साल 2020-21 के अंदर में, तो इंडिया ने जो चाइना को एक्सपोर्ट किया था वो $21.2 बिलियन का किया था, जबकि 2019-20 में अगर आप देखोगे तो केवल $16.7 बिलियन का किया था। तो आज भी यहीं पर आसपास अटका हुआ है मामला। तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत मिनिमम हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। और इसके बीच का जो डिफरेंस निकल कर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट, जहां पे हमको घाटा हो रहा होता है। अब ये तो हमने देख लिया था कि चाइना से हम खरीद क्या रहे हैं। अब देखा भारत भी कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो भारत एक्सपोर्ट क्या करता है, वो मेजर आइटम्स क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यादातर भारत जो है केमिकल, कॉटन यार्न, कॉपर, ओर्स, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला इंपोर्ट से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि इतनी ज़्यादा बड़ी निर्भरता चाइना के ऊपर, इतनी ज़्यादा बड़ी, इसका कह सकते हो इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका असर क्या पड़ सकता है? तो दोस्तों अगर हम लोग गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों देखने को मिल सकते हैं, और दोनों बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, चाइना हमारे लिए एक अनफ्रेंडली कंट्री है, कोई दोस्त नहीं है, कोई बढ़िया पड़ोसी नहीं है। अनफ्रेंडली कंट्री है जिसने इंडिया की टेरिटरी में बार बार घुसने की भी कोशिश की है। उससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करना अपने लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, जब से सबसे बड़ी बात ये देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया क्या करता है, आज सबसे ज़्यादा एपीआई परचेज करता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं उन दवाइयों में एपीआई का इस्तेमाल होता है, इस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है। तो ये भाई, ये जो कच्चा माल है ये हम परचेज करते हैं दवाई बनाने के लिए। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्पेशली चाइना से परचेज करती है, तो एपीआई का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या इंडिया नहीं बनाता? इंडिया भी बनाता है, बट दोस्तों यहाँ पर चाइना के इस एपीआई का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा चीपर है देन इंडिया। जो चाइना एपीआई हमको दे रहा है वो बहुत सस्ता है, हमारे इंडियन मार्केट में भी वो ज़्यादा सस्ता बिक रहा है। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ और बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कोविड-19 के समय पर नजर आई कि भाई एक तरफ तो हमारी निर्भरता जो है वो चाइना के एपीआई पर है, लेकिन कोविड-19 पर चाइना ने क्या किया? चाइना ने एपीआई के एक्सपोर्ट के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। बोला किस कारणवश यहाँ पे हम ये जो एपीआई है वो अलग अलग देशों को नहीं बेच सकते। थोड़े समय के लिए रिस्ट्रिक्शन लग गया। अगर थोड़े समय के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगता है तो झटका किसको फेस करना पड़ेगा? इंडिया को। क्यों? क्योंकि हम अभी तक किससे इंपोर्ट कर रहे थे? चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे थे। तो जो भारत एपीआई बना रहा था उसको जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो रोकना पड़ेगा। तो जो हमारी इधर से अर्निंग हो रही थी वो भी यहाँ पर रुक गई। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। ये तो एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, जरा ये देखो दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 24% जो कोयले वाली एनर्जी है इंडिया में जो जनरेट होती है वो अलग अलग हमने प्लांट्स बना रखे हैं, उसी में तो कोयला जलाकर एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन वो जो पावर प्लांट्स हमारे चल रहे हैं दोस्तों, उन पावर प्लांट्स में इक्विपमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस दिखाता है। यानी एक बार भी अगर चाइना इन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स को देना बंद कर सकता है, अगर ये ब्लॉक कर दे इन चीज़ों को, तो इसका इंपैक्ट सीधा क्या पड़ेगा? भारत के पावर कंपनीज के ऊपर में। पावर एकदम से बढ़ जाएगी,
पावर सेक्टर के ऊपर में। तो ये यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि जब इतना ज़्यादा सिचुएशनल इशू देखने को मिल रहा है तो आखिरकार क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। भारत इतना ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो बैलेंस बिगाड़ चुका है चाइना के साथ व्यापार में। इसके पीछे के रीज़न क्या है? चलिए रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। रीज़न नंबर वन दोस्तों, खुद चाइना की काफ़ी सारी खूबियाँ हैं। कई बार देखो होता भी है, हम सभी लोग क्या करते हैं ना, इंडिया को कंपेयर करने लगते हैं पाकिस्तान से, है ना, इस चीज़ में उस चीज़ में। बट ज़्यादा बेटर होगा कि हम अपने आप को कंपेयर करें चाइना से। ठीक है, साथ में ही ग्रो हो रहे थे, बट चाइना ने काफ़ी कुछ ऐसा किया जिससे वो यहाँ पर आज इतने बड़े ग्लोबल स्टेज पर आ गए हैं कि भाई सुपर पावर बनने के लिए लड़ाई चल रही है यूएसए चाइना में। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। और उन सब, अगर आप देखोगे चाइना जिस स्टेज पर आज पहुंचा है ना, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में कह सकते हो एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिया है। चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में डोमिनेट कर रहा है। चाइना दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन चुका है। दुनिया भर की कंट्रीज अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट कर रही होंगी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, सही है, और लोअर कॉस्ट में काम कर रहा है वो, जिसकी वजह से चाइना की जो एक्सपोर्टिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और न केवल इंडिया के लिए, दुनिया भर के लिए बड़ी है। और आज वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर टेक्सटाइल तक की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अलग अलग देशों को बेच रहे हैं। यह है फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 क्या है? इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइनीज गुड। दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत हैविली डिपेंडेंट है चाइना के गुड्स के ऊपर में। हम कई सारा रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को डायरेक्टली चाइना से परचेज करते हैं। इसमें जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो एक चीज़ ये भी है। तीसरा फैक्टर है नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आपको नजर आएंगे। यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार हो रहा है इसमें कई सारी रुकावटें भी हैं। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ये जो जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं दोस्तों, ये सब इंडिया को बिजनेस करने में काफ़ी तकलीफ पैदा करती हैं। इंडिया इस चक्कर में बिजनेस नहीं कर पा रहा है कि हाँ भाई कॉपीराइट का वायलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो चाइनीज़ मार्केट को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। चाइनीज़ मार्केट ही हमको नहीं मिल पा रहा पूरी तरह से, तो हम चाइनीज़ कंपनियों के साथ में खुद कंपीट नहीं कर पा रहे। ये भी एक रीज़न है। फिर एक और फैक्टर है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। ये भी मानना होगा इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ है दोस्तों, वो आज के समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है ना। अब पर्याप्त मात्रा में नहीं है यानी कि भाई सामान अगर कहीं पर बना है उसको इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना, उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो इस चक्कर में चाइनीज़ मार्केट में इंडिया के जो सामान है वो थोड़े से लेस कॉम्पिटिटिव है, वो टक्कर नहीं दे पाते चाइना के खुद के मार्केट के अंदर में। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न आपको नजर आएगा। फिर बात आती है कुछ वे फॉरवर्ड की। जब ऐसा कुछ है तो आगे हम क्या कर सकते हैं, ज़रा ये बताओ। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, ये सोल्यूशन है दोस्तों, इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी हमें पहला कदम ये उठाना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद में इंडिया को ज़रूरत है कि चाइना के ऊपर निर्भरता खत्म करे। क्या हो गया, ये तो हमें भी पता है भाई, निर्भरता बढ़ी तो खत्म करनी होगी, लेकिन दोस्तों ये भी पता होना चाहिए एक झटके में खत्म नहीं हो सकती ये काम। ऐसा तो नहीं हो सकता जो व्यापार हो रहा है $100 बिलियन का वो आज ही बंद कर दें सब, नहीं, इससे हमें इशू होगा। तो वो जो डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे करके कम करनी होगी। और वो धीरे धीरे करके कैसे हो सकती है, भाई मान लो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, इसको हम चाइना से ले रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में और किसी से नहीं ले रहे, और वही प्रोडक्ट एक कोई और कंट्रीज भी बेच रहा है, तो हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा। चाइना से कम खरीद के उस देश से ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो एक देश के ऊपर एक डिपेंडेंसी को बढ़ाने से अच्छा थोड़ा वियतनाम, थोड़ा साउथ कोरिया, थोड़ा जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, इनसे थोड़ा थोड़ा करके इंपोर्ट कर लें। तो एक देश के साथ में रिलेशन खराब होता भी है तो भारत की इकॉनमी के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, समझ गए। तो इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना भी ज़रूरी है। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा ताकि हम चाइना में ज़्यादा सामान बेच सकें। और इसके लिए यहाँ पर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हमें तैयार करने होंगे, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स। और जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों, इनके अंदर में एक हायर प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा होना ज़रूरी है। और इन प्रोडक्ट्स के अंदर में जो स्पेशली इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब की बात हो रही है, इसमें मार्जिन ज़्यादा होता भी है, तो इससे यहाँ पर इंडिया को बढ़िया अर्निंग भी होगी। फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है डेवलप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया को ज़रूरी है कि भाई जो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और आज हम वो भी खरीद रहे हैं दूसरे देश से, तो वो तो हमारी गलती है ना।
हमें उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को अपने देश में डेवलप करना होगा ताकि वो चीज़ हम अपने देश में प्रोड्यूस करें, और देश में उसकी इंडस्ट्री लगाएंगे तो उससे रोजगार भी मिलेगा लोगों को, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने होंगे हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को, ताकि वो इन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकें जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे ट्रेड इम्बैलेंस तो रुकेगा ही, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया। फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करना। इंडिया को ज़रूरत है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें और इंश्योर करें कि भाई यहाँ पर वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हर्ट ना कर रहे हैं। इंडिया को कुछ यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और करने होंगे चाइना के साथ में, जिससे हम एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ा सकें, है ना, और एक्सपोर्ट बढ़ाकर, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में छूट मिलेगी, और उससे क्या होगा, जो ट्रेड को लेकर एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, जो बहुत बड़ा गैप आ रहा है भारत चाइना के बीच में, वो थोड़ा सा कवर अप हो पाएगा। तो ये बात यहाँ पर एज अ सोल्यूशन के तौर पर आप देख सकते हैं। समझ गए? चलिए अब देखते हैं आपने कितना समझा है। आज का मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन बोलता है, Analyze India's trade relationship with China and explain the reasons for its growing trade deficit with China. What policy measures can be taken to reduce this deficit and increase self-reliance? आपने विश्लेषण करना है, बताना है कि भारत का जो व्यापार को लेकर संबंध है चाइना के साथ में वो क्या है, किस लेवल पर है, प्लस इसमें जो घाटा बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, प्लस साथ ही साथ में क्या क्या नीति हो सकती है जिसको हम लेकर चल सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट है उनको भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए और बढ़िया तरीके से वो एक खूबसूरत सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन बोलता है, चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए तथा चीन के साथ इसके बढ़ते व्यापार घाटे के कारणों को स्पष्ट कीजिए और इस घाटों को कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं, वो भी 250 शब्दों में दीजिए। तो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में अभी भी मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह दिए जाते हैं। जैसे आपने ये देखा पूरा न्यूज़ आर्टिकल, इस न्यूज़ आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है, वो भी इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको एक PDF में कंपाइल करके दी जाती हैं, यानी एक रेडीमेड नोट्स के फॉर्म में सारा डेटा मिल जाता है। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है आपने करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ये हर रोज़ ये PDF अपलोड हो रहे हैं। किसी दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो, नहीं पढ़ पाते हो, है ना, वो भी एक इशू रहता है ना। किसी दिन वीडियो देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, नोट्स बना पाते हो, नहीं बना पाते हो, उसका जितना भी इशू है सब खत्म हो जाता है, क्योंकि इस ग्रुप में डेली बेसिस पर PDFs अपलोड हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, आगे भी होंगे। सारे PDFs हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है दोस्तों, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को यहाँ पर एक हेल्प मिल जाती है। प्लस सारा कंटेंट सिक्योर है, तो आपको इधर उधर PDF इकट्ठे करना, कलेक्ट करना, फिर उसको सीक्वेंस में मैनेज करना, वो सब दिक्कतें खत्म हो जाता है। आपका बहुत टाइम बचेगा। केवल वीडियो देखो, काम समाप्त करो, बाकी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप का ये नंबर आपको दिख रहा है, इस पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और वहाँ पे पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा भाई किस तरीके से मुझको फ़ायदे होंगे। अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, जिसको हम GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में लिंक करेंगे। अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर एविएशन। तो दोस्तों आपने एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम सुना होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत विशाल सा जहाज जिसके ऊपर आप अपने विमान वगैरह रख सकते हो, विमान इस पर उड़ सकते हैं रख कर, मतलब
इस पे रख सकते हैं विमान को और यहीं से वो उड़ान भर सकता है ना, हमारे बाकी सारे जहाज़ों को सपोर्ट कर सकता है। दुनिया में कई सारी कंट्रीज है जिनके पास में बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्रेजेंट हैं। भारत के पास में आज के समय पर केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखने को मिलते हैं। एक है INS विक्रमादित्य एंड दूसरा है INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है दोस्तों, ये भारत का पहला खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको 2 सितंबर को कह सकते हो वर्किंग में लेकर आया गया। खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी दोस्तों अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखें, चाइना को देखें, बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, यानी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें चाहिए। तो उसके लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, काम चल रहा है और अभी काफ़ी साल लगेंगे इसको डेवलप करने में, ऐसा यहाँ पर हमारे साथ में बताया गया है। तो चलिए होता क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ आखिरकार न्यूज़ क्या है। 5 मार्च को हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन नेवी के, एक का नाम है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत, इन्होंने यहाँ पर कह सकते हो एक ट्विन करियर ऑपरेशन शोकेस किया, एक ऑपरेशन दिखाया। यहाँ पर आप उन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देख पा रहे होंगे। बाकी सारे जो जहाज़ है ना कुछ ज़्यादा छोटे नहीं है साइज़ में, ये भी हैं विशाल, लेकिन इन दोनों जहाज़ के आगे फीके पड़ गए हैं क्योंकि ये और ज़्यादा बड़े हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर नाम से ही पता चल रहा है भाई अपने ऊपर ये बड़े बड़े विमानों को रख सकता है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊँ, मैं एक बार फिर से जूम करता हूँ इसको, 1 सेकेंड यार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत क्या है, इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्षमता कितनी है और INS विक्रांत के बाद क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी और कुछ कंट्रीज क्या कर रही हैं, इस आर्टिकल में ये समझाया गया। तो ये जो पहले के 3 पैरा आपको दिख रहे हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इसको तो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आपको मैं साथ ही साथ में बताऊंगा क्या है INS विक्रांत और कैसे काम कर रहा है। उसके पहले ये जान लेते हैं हमारे पास में, जैसे मैंने बोला अभी के समय पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्रेजेंट हैं। कितने? हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखने को मिलते हैं। होगा क्या, हम एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहे हैं जिसका नाम होगा, मतलब विक्रांत जैसा ही होगा क्योंकि विक्रांत वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को तो हमने खुद से बनाया है ना। INS विक्रमादित्य में हमने रशिया से मदद ली, लेकिन विक्रांत वाला हमने खुद से डेवलप किया, खुद से तैयार किया। तो अभी के समय पर हम इसी प्रकार का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहे हैं जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, नई टेक्नोलॉजीज को लाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ इसमें एडअप की जाएंगी और लगभग इसमें 8 से 10 साल लगने वाले हैं एक नए कैरियर को बनाने के लिए, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। और हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि अब की बार एक और यूनिक सा डिज़ाइन दुनिया के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप कुछ कंट्रीज देखोगे, चाहे वो US हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इनके पास में ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। और सबसे पहली बात हमारे लिए, चलो ये कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना इंपॉर्टेंट है, तो चाइना पड़ोसी देश है भाई, इसके बारे में पता करना जरूरी है। हुआ क्या, पिछले महीने चाइना ने अनाउंस किया कि अपना ये 4था एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तो भारत से अभी ये बहुत आगे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में। यहाँ पे हमें compete करना है, ये चीज़ें compete करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे compete करके दिखाना है। तो हमारे पास में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा बन रहा है, उसमें भी 8-10 साल लग जाएंगे। लेकिन चाइना को अगर आप देखोगे दोस्तों कितनी तेजी से उन्होंने डेवलप किया है। इनका सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है लियोनिंग, ये आया 2012 में। फिर दूसरा यहाँ पर आया शादोंग 2017 में, तीसरा आया यहाँ पर फुजियान 2022 में और चौथा यहाँ पर जल्दी कह सकते हो अनवील किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है चाइना की जो पेस है वो बहुत तेज़ है, डेफिनेटली यहाँ पर साल ब साल दिखाई दे रही है। हमें भी यहाँ पर इस तरीके से काम करना होगा, डेफिनेटली हमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और बाकी जगह ऐसी ऐसी चीज़ों में कम्पीट करने की ज़रूरत है, आगे निकलने की ज़रूरत है। समझ गए? अब थोड़ा सा जैसे मैंने बोला INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ज़रा ये जान लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे INS विक्रमादित्य के बारे में, जहां पर हमने अलग दूसरे कंट्रीज़ का भी हेल्प ली है इसको बनाने में। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 284 मीटर। टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट वेट जो है वो है 44,570 टन्स। इसकी जो हाइट है वो है 60 मीटर्स के आसपास, यानी कि कह सकते हो 20 मंजिला जो यहाँ पर कह सकते हो बिल्डिंग है उतनी इस यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हाइट है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 30 नॉट्स है। रेंज जो है 7,000 नॉटिकल माइल्स। उसके अलावा कैपेसिटी की बात करेंगे, 34 अलग अलग एयरक्राफ्ट इसके ऊपर में रख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं वो एयरक्राफ्ट्स।
24 तो मिग 29 के एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं, 10 हेलीकॉप्टर भी इसके ऊपर आप रख सकते हो। ये इसकी पावर आपको नजर आती है। समझ गए कितने लोग इसमें रह सकते हैं? 1600 से 800 लोग यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है INS विक्रमादित्य। और जो हमने खुद से डेवलप किया है नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास में, वो है INS विक्रांत। ये एक प्रकार का फ्लोटिंग एयरफील्ड है, भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका काम शुरू हुआ था फरवरी 2009 में। धीरे धीरे करके यहाँ पर इस शिप को लॉन्च किया गया, पहली बार पानी में जब इसको उतारा गया था 2013 में। फिर कई बार टेस्टिंग हुई, ट्रायल्स हुए अलग अलग, देन सब कुछ फाइनल होने के बाद में 2022 में यहाँ पर इसको कमीशन किया गया सितंबर के महीने में। इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर का जो साइज़ है, इसका जो लेंथ है वो है 262.5 मीटर्स के आसपास, यानी जो 2 फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं ना, उससे भी बड़ा साइज़ है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का। इसकी हाइट है 61.6 मीटर के आसपास, यानी 18 मंजिला यहाँ पर अगर आप देख पाओगे कोई बिल्डिंग है तो उस जितनी इसकी हाइट है। विड्थ की बात करेंगे 61.6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो वेट है इसका टोटल अगर आप देखोगे वो है 42,800 टन के आसपास। 20,000 करोड़ रुपए लगे यहाँ पर इसको डेवलप करने में, बनाने में। 1600 लोग यहाँ पर इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स की है, ये यहाँ पर बताया गया। 30 फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मिग 29, कमोव, चॉपर्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर रख के ट्रैवल कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन की गई है। आई होप इसके बारे में बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है आपको। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा डिले है, बट जैसे मैंने बोला कि वीडियो कल से यहाँ पर आपका टाइम पे आ जाया करेगा। कल से मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आपको मिल जाया करेगा 8 बजे तक। ठीक है, प्रॉमिस है 8 बजे तक आपको वीडियोस मिल जाया करेंगे। तो कल ही मैं ये जो एडिटोरियल है, वैसे मैंने 2 एडिटोरियल लिए हैं। आज के एडिटोरियल डिस्कशन को देखोगे न्यूज़पेपर में तो 2 आर्टिकल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों ज़्यादा काम के नहीं तो नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन आपको मोटा मोटा मिल सकता है जिसका यूज़ वगैरह आप ओपिनियन वगैरह बिल्डअप करने में लगा सकते हो। वैसे पॉलिटिक्स को लेकर ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है आजकल, पॉलिटिक्स को लेकर ज़्यादा आर्टिकल्स आ भी रहे हैं। वो हमारे काम के इतने होते नहीं, बट कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो काम की है, तो ये दोनों एडिटोरियल मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। ठीक है, कल के वीडियो में। कल का वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे और कल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल आते हैं अपने यहाँ पर यूपीएससी का 2010 वाला इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कि जो NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसके रेफरेंस में जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड वाला, कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते लाइक सेविंग अकाउंट। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।